अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैनी और मैं हूं आपके साथ शहर बानो आवान। आगाज करते हैं कराची से, जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासिर होने वालों को मुतबादिल दुकानें देने के लिए कोई अंदाजी तकरीब सजाई गई। ऐसे में ताजिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। बदनज़मी देखते ही मेयर और कमिश्नर कराची उठकर चले गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट में आप भी देखिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में टूटी तो दुकानें, लेकिन ताजिरों के जख्म अब भी गहरे हैं। कोई भी बात नामंजूर है या कोई भी चीज है वो बैठकर फिर बात करें। KMC ने कुर्रा अंदाजी के जरिए 1400 से जायद मुतासिरीन को मुतबादिल दुकानें देने के लिए बुलाया, लेकिन ताजिरों ने तकरीब को जैसे जख्मों पर नमक पाशी समझा। KMC की तकरीब का सत्यानाश कर डाला। वाजिद अली खान नाम निहाद कुर्रा अंदाजी नामंजूर के बैनर्स उठाए ताजिरों ने गुस्से का इजहार किया तो मेयर और कमिश्नर कराची उठकर चल दिए। मेयर कराची बोले, गलत फहमी में ना रहे, सबको दुकानें देंगे। हम इंशाल्लाह सबको अकोमोडेट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं इस तरह से नहीं जाने दूंगा। जहां कोर्ट का एक ऑर्डर इंप्लीमेंट कराया है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, तो दूसरा ऑर्डर भी इंशाल्लाह इंप्लीमेंट कराएंगे। KMC ने शहर भर में 3000 से ज्यादा दुकानों को मिसमार किया है, जबकि अभी तक किसी एक दुकानदार को भी मुतबादिल नहीं मिला। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। नए पाकिस्तान के बाद नया कराची पैकेज की सिफारिशात वजीर आजम को भेज दी गई। शहर को ग्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन शहर बनाना है। क्या सिफारिशात हैं, जानते हैं फैसल खान की इस रिपोर्ट में। नए पाकिस्तान के बाद अब बनेगा नया कराची। गवर्नर सिंध की ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी ने नया कराची पैकेज की सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को जमा करा दी। 2047 तक ग्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने के लिए 2021 तक मास्टर प्लान तरतीब देने की सिफारिश की गई है। कराची के लिए 200 अरब रुपए भी मांग लिए। मई 2019 से 500 बसें फिक्स रूट पर चलानी है। ग्रीन लाइन सर्विस मई 2019 से शुरू करने की सिफारिश की गई है। फरवरी 2020 तक 200 RO प्लांट लगाने की भी सिफारिश की गई है। ज़ेरे ज़मीन लाइनों के पुराने निज़ाम को तब्दील करने के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इमदाद देने की सिफारिश भी कर दी गई। इतना ही नहीं, केफ और केनाल में अब HDP पाइप लगाने की सिफारिश भी कर दी गई। देखना यह है कि वज़ीर आज़म सिफारिशात की मंजूरी कब देते हैं और क्या साईं सरकार इन सिफारिशात पर अमल होने देगी। फैसल खान, समा, कराची। समा के आवाज़ उठाने के बाद फिक्सेट के बानी आलमगीर एक्शन में तो आए, लेकिन मुश्किल में भी पड़ गए। वज़ीर आला हाउस के बाहर सीवरेज का पानी फेंकने पर FIR दर्ज हो गई। एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गटर पर ढक्कन न होने पर काइम अली शाह की तस्वीर बना डाली थी। वज़ीर आला हाउस के बाहर कचरा फेंकने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जी हाँ, वही आलमगीर खान समा के याद दिलाने पर फिर जाग गया। वही आलमगीर लौट कर आया तो फिर मुश्किल में पड़ गया। अपने हलके में सीवरेज का पानी जमा करके वजीर आला हाउस के बाहर फेंक तो दिया, लेकिन सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। एक साथी को भी धर लिया गया। हम इशू हाईलाइट करें और रिस्पांस में बजाय इशू को रिजॉल्व करने के, उसको सीरियसली टेकअप करने के, एहतजाजियों को आप गिरफ्तार करना शुरू कर दें। शायद अगर ये हल है तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी देता हूँ अपनी। हम जेल भरो तहरीक शुरू कर देते हैं, आप गिरफ्तारियां करते जाएं, शायद सीवरेज के मसाइल हल हो जाएं। फिक्सेट के कारकुन सैफुल्लाह को अदालत मुंतकिल किया गया तो जमानत मिल गई। मुकदमे में रेड जोन में दाखिले की खिलाफ वर्जी की दिफा शामिल की गई हैं। पुलिस तो कहती है कि वजीर आला हाउस के बाहर पानी फेंकने वाले फिक्सेट के दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन की 15 लाख से ज्यादा आबादी कचरे और उबलते गटरों के साथ जिंदगी गुजार रही है। इलाका मकीन भी तवील अरसे से हालात बदलने के मुंतजिर है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। कराची वालों को काले पानी की सजा से छुटकारा नहीं मिला। बल्दिया टाउन के 15 लाख मकीन ऐसे हैं जो गलियों में मौजूद गटर के पानी और कचरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या यही हुक्काम के वादे हैं? घर के पास हमारे इतनी बड़ी कचरा कुंडी है, पूरे साहब लोग आते हैं, कचरा फेंक फेंक के जाते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आजकल हर किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं। मच्छर इतने हो गए, गंदगी इतनी है, बदबू इतनी आ रही है कि घरों में रहना मुश्किल है हमारा।
دوسرا کوئی جنازہ ہوتا ہے مسجد کو نمازی جاتے ہیں اس ٹائم پہ زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. ہمارے کو تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس سے, آنا جانا بچوں کا مشکل ہو رہا ہے, نکلنا, بچے بیمار ہو رہے ہیں اتنے زیادہ اس سے. ضلع غربی میں واقع بلدیہ ٹاؤن کے عوام منتظر ہیں کہ ان کے دن ضرور بدلیں گے, مگر کب اس کا انہیں کچھ پتہ نہیں. انگریز کو گئے زمانے گزر گئے, مگر بلدیہ ٹاؤن کے مکین آج بھی کالے پانی کی سزا بھگت رہے ہیں. کیمرامین مظہر صدیقی کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. کراچی کو مل رہی ہے کالے پانی کی سزا. سما بنا شہریوں کی آواز تو عوام نے اپنے علاقوں کے مسائل بھیجنا شروع کر دیے. سما واٹس ایپ نمبر پر سینکڑوں ویڈیوز آئی ہیں, جن میں سے چند ایک آپ کو دکھاتے ہیں. نمازی حضرات دیکھ سکتے ہیں وہ گزشتہ 5 دنوں سے سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور یہ سامنے یو سی ہے. سی ٹی ڈی کو سمجھ جانا چاہیے کہ آئندہ میرا نام استعمال نہیں کرنا. پیپلز پارٹی کے رہنما علی حیدر گیلانی کا تہلکہ خیز انٹرویو. سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ سے گفتگو میں سانحہ صاحبال کو ظلم قرار دے دیا. بولے سی ٹی ڈی والوں نے بے گناہوں کو درندگی سے مارا. یہ بھی کہا نہیں جانتا فیصل آباد میں مارے گئے دہشت گرد ان کے اغوا میں ملوث تھے یا نہیں. ساہیوال کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بڑی درندگی سے ان کو مارا گیا, بے قصور لوگوں کو مارا گیا. یہ بڑی زیادتی کی سی ٹی ڈی نے. جو 3 سال میں نے کاٹے اس نے 2.5 ماہ فیصل آباد میں رہا شروع کے. یہ جو فیصل آباد میں وہ آپ کو نہیں پتا. سی ٹی ڈی کی اپنی کارروائی ہے. مجھے تو نہیں, جو انہوں نے اغوا نہیں کیا تھا, مجھے تو پاکستانی القاعدہ نے اغوا کیا تھا. پاکستانی طالبان کے بعد میں رہا ہوں. را کا بڑا ہاتھ ہے ٹی ٹی پی کے اندر. میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہوں کہ کسی بے گناہ کو کہ یہ میرے اغوا میں یہ ملوث ہے. مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. ان کی اپنی کارروائی ہے, میرا اس پہ لینا دینا نہیں. اب وہ خود بھی احتیاط کریں گے اور میرا نام نہیں استعمال کریں گے. فوراً ریڈیو چینل بتایا تھا جنرل رحیل شریف صاحب کو. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بیسکلی پشتون نیشنلزم ڈالنا چاہ رہے تھے اس خطے کی عوام میں. یہ تو انٹرنیشنل ریڈیو تھا, لوکل ریڈیو نہیں تھا. ایسا محسوس ہو رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ایک وائس رائے آ رہا ہے جون میں سیکریٹریٹ کی چیف سیکرٹری کی شکل میں ساؤتھ پنجاب میں. وہ آ کے ہمیں رول کرے گا جس طرح وائس رائے رول کیا کرتا تھا انڈیا کو. فیصلے پھر بھی تخت لاہور میں ہوا کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی. الحمدللہ وزیر اعظم کے یکے بعد دیگر 2 جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے, اس سے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی, اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو 16 اور 17 تاریخ کو دکھائی دے گا. بہت عرصے بعد ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے, اور 30 سال کے وقفے کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان ریاض تشریف لے گئے ان کی دعوت پر, پہلے اپنے آفیشیل وزٹ پر, تو 30 سال کے بعد ایک اسٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا. ہمارے سربراہان جاتے رہے لیکن اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا. آفٹر اے پیریڈ, آفٹر اے گیپ آف 30 ایئرز آپ کو اسٹیٹ وزٹ دیا گیا, اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, کہ سعودی عرب میں ریاض کی سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا تھا بڑے عرصے بعد. اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا, نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے, سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور امداد کی ہے. نمبر 1, بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے $3 ارب آپ کو دیے جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا, اور 1 سال کی ہماری جو وہاں سے تیل کی جو ہماری درآمدات ہیں وہ $3.2 ارب کی ہیں. تو اگر 3 سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں
تو 9.6 अरब डॉलर बनता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई, कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं, एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशंस पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन मैं इनको एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहता हूं। और इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है जब आप में इन्वेस्टमेंट्स हो, ट्रेड हो, रोजगार के मौके आप एक दूसरे के लिए पैदा करें। लाखों पाकिस्तानी वहां हैं और इंशाअल्लाह मजीद के इम्कानात रोशन हो रहे हैं, न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि दीगर गल्फ ममालिक में भी। उस पर उन्होंने एक अपनी एडवांस टीम भेजी कि जाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया सेक्टर्स का मुआयना कीजिए और देखिए पोटेंशियल क्या है, क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, अगर है तो किन सेक्टर्स में है और उसकी गुंजाइश कितनी है। तो वो नहीं चाहते थे कि वह यहां आए और सिर्फ आकर एक गुफ्तगू नशस्तन बर्खास्तन हो जाए, नहीं, होमवर्क किया जाए और होमवर्क के बाद यहां वो तशरीफ लाएं। चुनाचे होमवर्क हुआ, उनकी टीम आई, हमारे एडवाइजर ऑन कॉमर्स तशरीफ फरमा है, इनसे नशिस्तें हुई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से नशिस्तें हुई, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमारे चेयरमैन बैठे हैं, इनके साथ नशिस्तें हुई और बैठकर उन्होंने तबादला ख्याल के बाद जाकर रिपोर्ट किया। और उस रिपोर्ट की बाद इंशाअल्लाह जब अब वो तशरीफ लाएंगे अपने 2 रोज़ा दौरे पर, हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह कम से कम 8 MOUs हम उनके साथ साइन करने में हम पुरुमीद हैं कि 8 MOUs हम कर देंगे, जिससे कि आपके सामने जब तफसीलात वो आएंगी, सामने सिग्नेचर हो जाएगा तो आपके सामने रख दी जाएंगी। मैं ये भी कहता चलूं कि ये जो विजिट है इसमें आप देखेंगे कि इतना बड़ा डेलीगेशन शायद पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया के विजिट की तारीख में इतना बड़ा डेलीगेशन माजी में नहीं आया होगा। उसमें उनके रफीक भी हैं, उनके मिनिस्टर्स भी हैं, उनके एडवाइजर्स भी हैं और उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सरबराहान भी हैं। सो इट्स अ वेरी हाई पावर्ड डेलीगेशन जो उनके साथ आ रहा है और इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट्स को हम प्रमोट करेंगे। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स को हमने MOUs तो साइन होते रहते हैं, सवाल यह है कि उन MOUs को हमने अमली शक्ल कैसे देनी है। उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और वो फैसला हुआ है कि हम एक नया मैकेनिज्म हम इन प्लेस करने वाले हैं जो सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच होगा, और वो होगा एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील पा रही है, जिसकी सऊदी अरब की जो सरबराही है वो क्राउन प्रिंस खुद करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम उसको ओवरसी कर रहे होंगे। और तय ये हुआ है कि जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज को उस काउंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी और उस नुमाइंदगी से जो MOUs हैं उनके फॉलोअप के जरिए उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये सिर्फ गुफ्तगू नशिस्तन नहीं होगी, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म भी इन प्लेस किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं ये कहते हुए मुझे बेपनाह मुसरत महसूस हो रही है कि ये एक आइए सर, आई एम सॉरी वी स्टार्टेड, आइए अभी तक मुझे ये बेपनाह मुसरत महसूस हो रही है कि एक क्वालिटेटिव चेंज
हमारे रिश्ते में आप देख रहे हैं और देखेंगे। और ये सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं, बहुत से ममालिक के साथ आपको दिखाई अनकरीब देगा। दूसरी चीज, फवाद साहब भी तशरीफ ले आए हैं, एंड ही वुड लाइक टू एलैबोरेट इफ ही वांट्स टू। दूसरी चीज जब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं वो है जर्मनी। कल सुबह मैं जर्मनी रवाना हो रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी एतमाद में लिया है। इस विजिट में मेरी कुछ अहम मुलाकातें हैं और उन अहम मुलाकातों में एक मुलाकात सदर अशरफ गनी, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ होगी और वो और मैं एक पैनल को को-चेयर भी करेंगे जो अफगानिस्तान और इस खित्ते की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर वो अफगानिस्तान का और मैं पाकिस्तान का नुक्ता नजर वहां पेश करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ रूस के वजीर खारजा जनाब लेवरोव के साथ मीटिंग तय हो चुकी है और इंशाअल्लाह मेरी उनसे भी नशिस्त होगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि रूस ने भी अभी एक मॉस्को में मीटिंग मुनक्किद की जिसमें कि अफगान लीडरशिप के बहुत से फैक्शंस के नुमाइंदे थे और वहां तबादला ख्याल हुआ और एक अच्छी पेशरफ्त हुई। तो मैं उनसे पहले भी मॉस्को में मिल के आया हूं, अब ये दूसरी नशिस्त हुई है और हमारी जो एक पॉलिसी है कि हम रीजनल स्टेक होल्डर्स को इन द लूप रखें, एक दूसरे से मशावरत करें ताकि सारे पीस और रिकंसिलिएशन प्रोसेस की एक रीजनल ओनरशिप हो जाए, तो उसकी तरफ ये एक अहम कदम होगा। इसके साथ साथ जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से भी मेरी मीटिंग तय हो चुकी है, उज़्बेक फॉरेन मिनिस्टर से, उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से भी नशिस्त होगी और कनाडा के वजीर खारजा से भी नशिस्त होगी। इसके अलावा वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन अमेरिकन सेनेटर्स का और कांग्रेसमैन का, जो हाउस के जो अपना है रिप्रेजेंटेटिव्स उनका है, और वहां इंशाअल्लाह मेरी 15 तारीख को 9 यूएस की सेनेटर्स के साथ और 10 हाउस के मेंबरान के साथ मीटिंग तय हो गई है। तो इंशाअल्लाह आई विल ऑल्सो बी इंगेजिंग विद अबाउट 19 मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस, ताकि जो विस्वसे थे वो अल्लाह के फजल से अब वो खत्म हो चुके हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था, जसारत की थी कि इंशाअल्लाह वी विल रीसेट आवर रिलेशनशिप विद द यूएस। अब खुदा के फजलो करम से वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम तशरीफ लाए थे और अपने दौरे के इख्तिताम पर जो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया था, जो उन्होंने बयानात दिए थे, वो आपके सामने हैं, पॉजिटिव थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो के साथ मेरी 2 नशिस्तें हुई और मैं एतमाद से कह सकता हूं दोनों बहुत मुफीद थीं। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद जो इस वक्त अमेरिका के फोकल पर्सन हैं और वो सारी गुफ्तशुनीद कर रहे हैं और वो फिर रीजन का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने जो अभी अपना हालिया बयान दिया है यूएसआईपी की नशिस्त में, उसमें पाकिस्तान के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, इन माइंड यू ये वो शख्सियत कह रही है जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो पाकिस्तान में बेपनाह तशवीश थी उनके अपॉइंटमेंट पर, क्योंकि माजी और माजी के बहुत से कलमात थे। तो उस शख्सियत से पाकिस्तान के बारे में इतनी मुस्बत बात होनी, ये आपके लिए एक इत्मीनान और खुशी का जरिया होगा। तो ये पेशरफ्त थी जिसके बारे में मैं आपको अर्ज करना चाह रहा था। सऊदी अरब के बारे में जो मैंने पहले कहा, फवाद साहब आप उसमें इजाफा फरमाना चाहेंगे, रज़ाक साहब करना चाहेंगे, तो फ्लोर इज योर्स।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی فارن منسٹر صاحب نے ایک پورا احاطہ کیا فارن پالیسی کا، جو بنیادی مقصد تھا آج ہم نے زحمت بھی دی آج عبدالرزاق داؤد صاحب کو، ہارون صاحب کو، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کو، اسی پریس کانفرنس میں ہی ہم چاہتے تھے کہ اس کا جو مختلف ڈائمنشنز ہیں ساری ایک ہی کمپریہنسولی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پورا جو اس کا ایک ڈائمنشن ہے اوور آل پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے میں تو کمال ہی ہو گیا ہے. آئی وڈ سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فارن آفس کو. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہم نے جب الیکشن جیتا تھا اس کے بعد جو سب سے پہلا فون اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اپنا حلف نہیں لیا تھا تو وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک ان کا آیا تھا، اور اس کے فوراً بعد محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس انہوں نے کال کی تھی. اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا. آج بجا طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جو مشرق وسطیٰ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے، جتنا بڑا پلیئر پاکستان آج ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. جو کل جب ہز رائل ہائنس تشریف لائیں گے تو پورا اسلام آباد، پورا پاکستان جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان کے استقبال کے لیے چشم بھرا ہے. پوری ہم نے جو ہے ان کی تیاری کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بھی سعودی عربیہ نے بھی آگے بڑھ کر کے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی امداد کی جب ہمیں ضرورت تھی، اور ضرورت ان کا جو آنا ہے اس سے بھی ایک بہت زبردست قسم کا اکنامک نیریٹو بنا ہے. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اصل رزاق داؤد صاحب جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا پائیں کہ اس جو دورہ ہے اس کی کیا انویسٹمنٹ سائڈ کیا ہے اور اس کی اکانومی کے اوپر کیا ہوگا، پھر آپ اور پھر ہارون شریف سے ہمیں بتا پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو اس وقت پروگرام ہے کہ کافی انویسٹمنٹس سعودی عربیہ سے آئے گی، اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ آئندہ 2 سال میں پہلے 2 سال ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقریباً $7 بلین کا پروگرام ہے. وہاں ان کا انویسٹمنٹس ہے، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اور ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے دونوں پاور پلانٹس میں. RLNG پاور پلانٹ جو پنجاب میں ہے ان کا انٹرسٹ اس ایریا میں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں $2 بلین انویسٹمنٹ رینیوبل انرجی، ونڈ اور سولر میں کرنا ہے، بوتھ سندھ اور بلوچستان میں. اور تو یہ جو انویسٹمنٹس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع ہوگا. اس کے بعد جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے وہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا انٹرسٹ ہے آئل ریفائننگ میں. یہ جو ریفائننگ ہے نا، ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا ایک فیزیبلٹی اسٹڈی انہوں نے کریں گے، پھر پتہ لگے گا کہ ان کو انٹرسٹ ہے ریفائننگ میں، اور ریفائننگ پلس پیٹروکیمیکل کمپلیکس، ریفائننگ پلس ہائیڈرو کریکر یا نیپٹا کریکر. تو یہ سارا یہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی انہوں نے کریں گے جو تقریباً 12 مہینے 15 مہینے لگیں گے. تو امید تو بہت ہے کہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے. پاکستان کو ریفائنڈ آئل پروڈکٹس کی بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، اور تو ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے لوکل مارکیٹ میٹ کریں، اور سرپلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پاکستان سے گوادر سے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے فوڈ اور ایگریکلچر پر، اور یہ سیکنڈ فیز میں 2-3 سال لگیں گے، اور اس میں $2 بلین کا ہے. اور اس کے بعد لانگ ٹرم
जो लॉन्ग टर्म हम लोग समझते हैं 3 से 5 साल, ये उनकी रिफाइनरी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। उनके साथ साथ रिफाइनरी के साथ साथ एक और उनका जो एरिया है इंटरेस्ट का, वो है मिनरल्स और माइनिंग। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किए। सऊदी अरेबिया को भी काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास है। उनका लोकल मिनरल डेवलपमेंट में, तो उन्होंने कहते हैं कि नहीं, अभी यहाँ इन लोगों को आना है पाकिस्तान में, और हम लोग कहते हैं कि खुशी से आए। इनके साथ साथ 20-22 बिजनेसमैन वो आ रहे हैं, और उनके साथ हमारे बिजनेसमैन के साथ हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया है कि वो एक नेटवर्किंग हो जाए। और उनका इंटरेस्ट तो काफ़ी चीज़ों में है, फूड है, सर्विसेज, IT। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये विज़िट के बाद ये हमारा एक सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, और उन लोगों का काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएगा। शुक्रिया। दो जुमले में सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। एक कि जो इंशाल्लाह जो इस विजिट के बाद जो हमारा एक इनके साथ जो इन्वेस्टमेंट का हमें है, मैं ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र भी करता हूँ कि पिछली 2 पार्टीज की 10 साल हुकूमतों ने जो 10 सालों में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत एक मुल्क से अट्रैक्ट कर रही है, एक मुल्क से इंशाअल्लाह। तो ये आप देखेंगे कि इतना क्वालिटेटिव डिफरेंस है, एक। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था, साहब तशरीफ लाए थे जब हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लॉन्च की थी, कि हमारी खारजा पॉलिसी की जो सिमत है अब वो इकोनॉमिक ड्रिवन होगी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर हमारा फोकस होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को इस माशी और माली मुश्किल से हम बाहर निकालें, यहाँ रोजगार के मौके पैदा हों, यहाँ खुशहाली हो, और ये कशकोल से हमारी जान छूटे। जी बहुत शुक्रिया जी। उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान का अगर हम देखते हैं पिछले 15 बरस का मुआवजा करें, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है वो तकरीबन $3 अरब के लगभग सालाना रहती है। तो अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे हुए, जैसे कि उनका जिक्र हुआ, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं जहाँ जहाँ हमारा दौरा हुआ, वहाँ से एक बहुत कॉन्क्रीट जो इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टमेंट का। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो अगर वो उसका हम 50% भी अगले 5 बरस में कर लें तो इंशाल्लाह जो हमारा एवरेज है उससे डबल बन जाएगा कमिंग ईयर्स में। तो एक तो ये बड़ा क्लियर है। दूसरा भी सवाल भी रेज होता है कि ये क्या ये सिर्फ MOUs हैं, आपने भी उसका जिक्र किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं आपको ये बताऊं कि उस दौरों के बाद एज ए फॉलो अप हम डेली बेसिस पर टेक्निकल लेवल पर उनसे फॉलो अप कर रहे हैं, और टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, टीमें बन रही हैं। तो जो ही ये MOU साइन होंगे, इनकी टेक्निकल रिपोर्टिंग और फिजिबिलिटीज फौरन शुरू हो जाएंगी, ताकि ये प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी आगे ले जाया जा सके। इसमें एक तो चीजें बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए कि ये जो इस वक्त जो दुनिया का ट्रेंड जा रहा है, पाकिस्तान का सिग्नल बहुत क्लियर गया है कि हम इस वक्त एक मुल्क हैं, वी आर ओपन फॉर बिजनेस, और हम आपके बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। 2-3 इकदाम मैं रिपीट भी करना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा। एक पहला तो है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव लीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जो हर्डल है बिजनेसमैन की, उसको दूर किया जाए जहां है। तो जब बिजनेसमैन आ जाता है, फिर उनको यहां पर जो मुश्किलात का सामना आता है, कोई NOC लेना है, सूबे से है, जमीन खरीदनी है, इकोनॉमिक जोन के मसाइल हल करने हैं, उसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहा गया है कि आप बिल्कुल उसको हल करें, और जो मसला आता है वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में लाएं। जैसे शाह साहब ने कहा कि जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसको वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त खुद लीड कर रहे हैं, और वो नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स को। अब मैं आ रहा हूं सऊदी अरेबिया पे। बिल्कुल 1-2 चीजें जो सऊदी अरेबिया के सेक्टर्स हैं, 3 तो बड़े MOUs हैं
जो इंशाल्लाह साइन होंगे। इकोनॉमिक ऑयल रिफाइनरी की बात हुई है, मिनरल सेक्टर की हुई है, एनर्जी सेक्टर और ऑल्टरनेट एनर्जी। उसके अलावा उनकी जो सेक्टर्स में इंटरेस्ट है जी वो ना सिर्फ फूड प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर जहां पर सऊदी अरब ने इंटरेस्ट हमें शो किया है। अपना क्राउन प्रिंस के साथ तकरीबन 22 से 30 बिजनेसमैन भी आ रहे हैं जो कि उनके सऊदी बिजनेस काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स हम लोग भी अरेंज कर रहे हैं बिजनेसमैन के साथ और वज़रा भी उनसे अलहदा मिलेंगे ताकि उनके साथ असल में इन्वेस्टमेंट तो फिर प्राइवेट सेक्टर से आगे चलता है। जब ये हमारे ये कोलैबोरेशन होगी, मैं बहुत पुरुमीद हूं कि ना सिर्फ हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और इंडस्ट्री लगेगी, बल्कि हमारी चीजें एक्सपोर्ट भी होगी और हमारा लेबर भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी 2 बड़े शहर बना रहा है जिसके अंदर इंशाल्लाह उसकी डिमांड जनरेट होगी। आखिरी चीज मैं ये कहता जाऊं कि ये जो एक एंगेजमेंट है इकोनॉमिक, ये कंटिन्यू होगा और हम ऑलरेडी एक बहुत सीरियस इन्वेस्टर फोरम की उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और हम एक फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंशाल्लाह उनसे निगोशिएशन कर रहे हैं कि जो बिजनेसेस आएंगे उनको फाइनेंसेस कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म स्टेक है सऊदी अरब का इंशाल्लाह हमारे मुल्क में, जिससे उनकी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की ख्वाहिश को डेमोस्ट्रेट होता है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है, आप क्या समझते हैं कि बल्दिया के दौरे के दौरान कोई कैश पाकिस्तान को दिया जा रहा है? और दूसरा, अमेरिकी बहादुर शाह और बीटी पावर प्रोजेक्ट क्या विदाउट एनी कंडीशन सऊदी अरब को क्रॉस किए जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं पहले अर्ज कर चुका इब्तिदा में कि वो पहले माली पैकेज आपको दे चुके। $3 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मामूली चीज नहीं है भैया। आप देखिए यूएई का देखिए, $3 बिलियन उनने कमिट किया और $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने मुंतकिल भी कर दिया। अब ये बताइए, माजी की आप पैकेजेस देखें जो हुकूमतें करती रही हैं और IMF के साथ करती रही हैं, वो 5, 6, 7 बिलियन के होते थे। तो ये 2 मुल्कों ने कर दिया, एक तो वो कर चुके। अब हम चाहते हैं कि उससे आगे जाया जाए। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, वो जॉब क्रिएशन करते हैं और रोजगार का पैदा करना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो रोजगार जिनकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उसकी बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वो हवेली बहादुर शाह से, हाँ, हवेली बहादुर शाह का जो आपने देखा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको प्राइवेटाइज करने का उनका इंटरेस्ट है एंड दे कैन बी बॉट बाय देम इंशाल्लाह। देखो, जहाँ तक ये जो दोनों पावर प्लांट के बारे में शुरू में उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके उनके तरफ से एक प्राइवेट पार्टी का इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने नहीं, वी विल फॉलो द प्रोसीजर जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, तो उसके तहत होगा। इट विल बी ट्रांसपेरेंट, सऊदी अरेबिया कैन बिड और लोग भी बिड कर सकते हैं, तो इसमें ये कोई इस तरह से ओपन बिडिंग, ट्रांसपेरेंट। जी तारिक साहब, आप वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।